आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपका दिल दहल उठेगा, आपकी रूहें कांप जाएंगी। एक माँ का दर्द, एक माँ की पुकार, जो 26 दिसंबर को उसी स्थान पर अपनी बच्ची की तस्वीर लेकर वह माँ खड़ी होती है और न्याय के लिए गुहार लगाती है। उस माँ के बेटी के साथ यानी बच्ची के साथ जिस तरीके से उसको नोचा गया और एक दो नहीं पूरे 19 बच्चों को इस तरीके से लापता गायब कर दिया गया कि जिसके बारे में जानकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। आप सोचने पर यकीनन मजबूर हो जाएंगे। आज तक न्याय के लिए वह माँ भटक रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आज समझते हैं इस वीडियो में। जो अभी तक उस माँ को न्याय नहीं मिल सका है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि भारत के उस दौर की है जब सच्चाई, सिस्टम और इंसानियत तीनों शर्मिंदा हो गए थे। नोएडा के पास इलाके में मौजूद एक कोठी के भीतर क्या कुछ सालों तक बच्चों का मांस खाया जा रहा था। क्या गरीबों की चीखें सच में किसी को सुनाई नहीं देती हैं क्या? चलिए आज आपको ले चलते हैं उस घर में जहां खेलते बच्चे अचानक गायब हो जाते थे और उनकी हड्डियां कई महीनों के बाद नाली से निकलती थी। साल 2005 का नवंबर, नोएडा सेक्टर 31 की वह गलियां जहां अक्सर बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी। लेकिन उसी साल कुछ अजीब होने लगा था। पहले गुड्डू गायब हो जाता है, फिर उसकी बहन संजना, फिर रेखा गायब हो जाती है और ठीक उसके बाद इमरान गायब हो जाता है। सब बच्चे गरीब बस्ती के थे और पुलिस की सोच हमेशा एक जैसी होती थी कि आपका बच्चा भाग गया होगा, कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा, दोस्तों के पास होगा, चिंता मत करिए वह वापस आ ही जाएगा। ऐसा हर बार पुलिस वालों का कहना होता था। लेकिन एक मां थी, आसमा बीबी, जो हर सुबह नंगे पांव वह थाने पहुंच जाया करती थी और थाने पहुंचने के बाद वह गुहार लगाती थी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया करती थी, साहब मेरी बच्ची कभी स्कूल से बाहर नहीं जाती है, वह कभी घर से अकेली नहीं गई थी, उसे कोई ले गया है और वो खुद नहीं भागी है, उसका अपहरण हुआ है या उसको कोई बहला फुसला कर ले गया है। वह मां चीखती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, कहती रहती है, लेकिन उसकी कोई एक ना सुनता है। मोहल्ले में एक कोठी थी, कोठी नंबर D5, जो बाकी घरों से वह बड़ी और आलीशान कोठी थी। उसके मालिक थे मोनिंदर सिंह पंधेर। एक वह अमीर व्यापारी था और उसका जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, और हमेशा वह चुपचाप रहता था। वह अजीब सी हरकतें करता था, वह बड़ी ही चुपचाप और कम बोलता था और हमेशा अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता था। पड़ोसी कहते हैं कि कोठी के पास से कभी कभी सड़ी मांस की बदबू आती है। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने देखा कि कोठी में एक बच्चा गया और वह बच्चा वापस बाहर नहीं आता है। इसी मंजर को देखकर शक होता है और संदेह होने के बाद एक नौकरानी बड़ी हिम्मत दिखाती है और हिम्मत दिखाने के बाद वह सारे मंजर को समझती है और समझने के बाद वह किसी भी तरीके से हिम्मत जुटाकर वह थाने पहुंच जाती है और वह सब कुछ पुलिस को बता देती है कि साहब वहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
पुलिस ने पहले तो इस बात को सुनने के बाद टालमटोल की, लेकिन जब मीडिया ने दबाव बनाया तब 26 दिसंबर 2006 को कोठी की तलाशी शुरू होती है। और कोठी की तलाशी शुरू होने के बाद कोठी के अंदर पीछे जैसे ही पुलिस पहुंचती है, जब नाली की जब खुदाई करती है तो एक के बाद एक हड्डियां, खोपड़ियां और छोटे कपड़े, स्कूल बैग, चप्पलें और टूटी कंगन निकलने लगता है। उस मंजर को देखकर वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे, पुलिस महकमा और उपस्थित सभी लोग वहां पर दंग रह जाते हैं और अवाक रह जाते हैं। जांच में साफ हुआ कि कम से कम 19 बच्चों को उस कोठी में लाया गया था और यही नहीं, उनके साथ उनका यौन शोषण भी किया गया था। उसके बाद फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि कुछ अंगों को फ्रिज में स्टोर करके रखा गया था और सुरेंद्र कोहली ने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने कई बार अंगों को पकाकर खाया था। बड़ी ही हैरान और परेशान कर देने वाली यह बात थी। मनोवैज्ञानिक जांच में सामने आया कि सुरेंद्र कोहली को नेक्रोफिलिया यानी मृत शरीर के प्रति यौन आकर्षण और कैनिबिलिज्म, मांस खाने की आदत जैसी बीमारियां थी। वे बचपन में अत्याचार का शिकार हुआ था, मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। उसने यह भी बताया कि जब पहली बार उसने किया तो मुझे डर लगा था, लेकिन बाद में वह डर मेरा भूख बन गया। इस बात को सुनकर सभी लोग अवाक रह जाते हैं और पंधेर बार बार कहता रहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अक्सर करके बाहर रहता था। लेकिन सवाल उठे कि ऐसे जघन्य अपराध एक मालिक की जानकारी के बिना कैसे हो सकते हैं, कि उस मालिक को इतने बड़े जघन्य अपराध के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चला और इतना बड़ा अपराध घट चुका। जब यह मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट पहुंचने के बाद एक एक करके कई मामलों में अपील होती रहती है और सजा टलती रहती है। मोनिंदर पंधेर को कुछ केस में बरी कर दिया गया, कुछ में दोषी करार दिया गया। पीड़ित परिवार आज भी कहता है हमें न्याय नहीं मिला, हमारे बच्चों के नाम पर बस फाइलें चल रही हैं। आसमा बीबी अब बूढ़ी हो चुकी हैं और हर साल 26 दिसंबर को वो उसी कोठी के सामने खड़ी होती हैं और हाथ में अपनी बच्ची की तस्वीर लेकर आती हैं और एक ही सवाल पूछती हैं कि क्या मेरा बच्चा इतना भी गरीब था कि उसका जो खून था वह सस्ता पड़ गया क्या। उनकी चीखें, उनकी गिड़गिड़ाहट और उनके आंसू आज भी या कहते हैं उनका दर्द या बयां करता है कि आज भी वह इंसाफ से भटक रही हैं, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। यह कहानी सिर्फ कोठी D5 की नहीं है, ये हमारी व्यवस्था, हमारी चुप्पी और हमारे संवेदनहीन समाज की असली तस्वीर है। दोस्तों, अगर इस कहानी को सुनकर अगर आपके भी रोंगटे अगर खड़े हो गए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि निठारी जैसा हत्याकांड तब तक दोहराया जाएगा जब तक हम जैसे गरीबों की चीखों की आवाज़ तब तक लोगों को सुनाई नहीं देगी। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कोहली को अब तक फांसी की सजा मिल जानी चाहिए थी या नहीं मिल जानी चाहिए थी। और ऐसी सच्ची, डार्क और झकझोर देने वाली कहानियों के लिए अभी इसी वक्त आयुष यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी में मिलते हैं एक और सच के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि हम लाते हैं केवल कहानियां नहीं, वो आपके लिए एक सबक होता है,
आपको सचेत और जागरूक करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।